हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं क्लास 10th साइंस में फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं प्रकाश के परावर्तन का बेसिक नियम बताऊंगा, गोलीय दर्पण बताऊंगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो बताऊंगा और इसके कितने बिंदु होते हैं। इसके बहुत सारे बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को डेफिनेशन सहित बताऊंगा। एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मैं आपको बताऊंगा आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, विथ डेफिनेशन यानी परिभाषा सहित बताऊंगा। एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा कोई भी परिभाषा। एनसीईआरटी में है लेकिन आप खोज नहीं पाएंगे, वहाँ लाइन टू लाइन पूरा एकदम समझ लो कहानी की तरह आप पढ़ो, लेकिन तभी भी आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको कि परावर्तित किरण क्या होता है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपको, अगर आप लोग एक बार ये सब चीज़ समझ लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, प्रकाश क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या है, आपतित किरण क्या है, अगर ये सब आप जान गए तो समझ लीजिए आपने प्रकाश को समझ लिया है। नहीं तो आप प्रकाश नहीं समझ पाओगे। अगर आप प्रकाश नहीं समझ पाओगे तो आप वहाँ के जो यानी जो प्रतिबिंब बनते हैं तो आप प्रतिबिंब नहीं समझ पाओगे। ठीक है, यदि प्रतिबिंब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आप कोई न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इसके लिए इन सभी बेसिक चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, यानी सभी को मैं बताऊंगा। फिर आपको मैं परावर्तन कोण बताऊंगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताऊंगा, फिर आपको गोलीय दर्पण बताऊंगा। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को के जितने बिंदु होते हैं उनको बताऊंगा। ठीक है, कि मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है, इन सबको फिर ध्रुव के बारे में बताऊंगा, वक्रता केंद्र के बारे में बताऊंगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताऊंगा। यानी बहुत पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, इन सभी को अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो वहाँ पर आप पाएंगे नहीं। ठीक है, और लेकिन इनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। एक बार आप जान लेंगे तो यहाँ से आपको इंटर में आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि वो सभी चीज़ें मैं कंबाइन करके यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आप नीट जेईई की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हम लोग सीखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने पॉइंट पर। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से, ठीक है, ये चिकना सतह मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ में हम ले चलेंगे। देखो, ये चिकना सतह है। ठीक है, नीचे जो है ये पॉलिश किया गया है। ठीक है, और ऊपर जो है ये चिकना है। ठीक, जब प्रकाश किसी चिकने सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो वह उसी माध्यम में लौट आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये चिकना सतह है और इसी को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य से बहुत सारे किरण आती हैं, बहुत किरण आती हैं, लेकिन सब किरण का जो नियम होगा वो एक ही होगा, इसलिए हम एक किरण को पकड़ते हैं। ठीक है, ये किरण आती है प्रकाश की और इस परावर्तक पृष्ठ पर यानी चिकने पृष्ठ पर गिरती है, फिर यहाँ से ये टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो जो ये किरण आ रही है इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और फिर लौट कर जो जा रही है इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, इस लाइन को, ये सीधी रेखा है, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण तो इधर वाला यानी अभिलंब के लेफ्ट साइड आपतित कोण, फिर अभिलंब के राइट साइड, ठीक है, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनेगा। ठीक है, अब बात होती है कि किरण क्या होती है, तो आइए किरण को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण, प्रकाश यानी जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, ये जो प्रकाश है प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बना देता है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रकाश, जैसे मान लीजिए रात में आप कोई लाइट मारते हो,
यहाँ पर कोई मान लो वस्तु रखी है, आपने लाइट फोकस मारा आपने टॉर्च से, ठीक है, तो आप देखोगे कि दीवार पर इसकी छाया बन जाएगी, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर आप खड़े हो कहीं पर तो आपके जब प्रकाश चलती है तो आपके प्रतिबिंब इधर बन नहीं जाती है, ऐसे आपकी प्रतिबिंब बन जाती है, यानी उसकी छाया बन जाती है। सेम यही कह रहा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी जानते हो जिसके आर पार ना देखा जा सके, कि तीक्ष्ण छाया बनाता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ठीक है। अगर इधर से प्रकाश चल रहा है, ठीक है, तो जब इससे टकराएगा तो इसका छाया आगे बना देगा, तभी तो पता चलता है कि सीधी रेखा में चलता है। नहीं तो प्रकाश ऐसे मुड़ के फिर ऐसे न घूम के चला जाए, ठीक है, सीधे जाता है तो इससे टकराएगा तो इसकी छाया आगे बना देगा, ठीक है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ऐसे 4 ऑप्शन आपको देगा, सरल रेखा में चलेगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलेगा, दोनों में, ऐसे पूछेगा आपसे। तो आपको याद रखना है मेन चीज कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। जो ये सरल रेखीय अगर गति है, ठीक है, सरल रेखीय पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक। तो वही ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन आ रही है, ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। एक माध्यम से आ रही है और उसी माध्यम में चली जा रही है, ठीक है। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे, कितने इसके नियम होते हैं। तो परावर्तन के केवल 2 नियम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इनका कहने का मतलब है कि ये जो एंगल आई है, एंगल आई, ये आपतन कोण बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के। यानी अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। यानी जिस कोण पर ये लाइन आएगी उसी कोण पर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से एक रेखा आई, ये अभिलंब है, अभिलंब एक सीधी रेखा होती है, यहाँ से एक रेखा आई कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर आई, तो फिर ये 45 डिग्री पर ही जाएगी, इधर से 45 बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आ गई 60 डिग्री पर, ठीक है, तो ये 60 डिग्री पर ऐसे जाएगी। इनका कहने का मतलब है, ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना। फिर कह रहे हैं कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये तल, जैसे मान लीजिए ये पेपर का एक तल है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है इस पेपर के ऊपर ही हो रहा है, यानी इसी तल में हो रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग तल नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसे पेपर है, ये मान लीजिए एक तल है, ठीक है, एक तल ये होता है और एक तल देखिए ये होगा और एक तल ये होगा। देखो यहाँ पर कितने टोटल 3 तल होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं, उसे 3 तल होते हैं। एक तल ये है और एक तल ये वाला है, ठीक है, इधर की ओर हमारे तरफ, और एक तल ये है इधर की ओर, ठीक है। तो 3 तल हैं, ये नहीं कि इस तल में भी और कुछ इस तल में, यही एक तल में, चाहे इस तल कोई एक तल मान लीजिए, 3 तल हैं तो मतलब किसी एक तल में सब कुछ हो रहा है, यानी एक्स और वाई 2 एक्सिस में ये सब हो रहा है, ठीक है, जेड एक्सिस में नहीं। और आइए हम देख लेते हैं इन सभी को। देखिए तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अवलंब है, सब एक ही तल में है, ठीक है। चलते हैं फिर, अब आपतित किरण क्या होती है आइए समझते हैं। प्रकाश की किरण जो किसी वस्तु पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है, ठीक है। यानी ये प्रकाश की किरण इस वस्तु पर, ये कोई मान लीजिए कांच है, ठीक है, कोई मतलब अपारदर्शी माध्यम है, कोई तल है, ठीक है, इस पर जो गिरती है इसको आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो किरण वस्तु की सतह से टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। वापस कौन सी जा रही है, ठीक है, ये वाली जा रही है, इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं।
अब बात आती है आपतन कोण की। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण हमने सब बताया, लेकिन उसका डेफिनेशन भी बता दे रहे। ठीक है, आपतन कोण आपतित किरण तथा आपतन बिंदु के अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या होता है? ये वाला बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये अविलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। वही यहाँ पर कह रहा है कि आपतन बिंदु के अविलंब, ये आपतन बिंदु का ये अविलंब है। ठीक है, आपतन बिंदु के अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आप लोग एकदम नए नए हो, इसलिए आप लोगों को एकदम बेसिक से बताना पड़ रहा है। एक बार इसे बेसिक से बताऊंगा, फिर उसके बाद आप हमेशा समझ जाएंगे। फिर आगे मैं जब बताऊंगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो आपतन परावर्तन जब हम कहेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मतलब आप कुछ भी नहीं जानते, इसलिए मैं 2 बार 3 बार 4 बार कह रहा हूँ, तो इसलिए समझ लो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कुछ नहीं जानते और ऐसा आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आप नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ का निचोड़ मैं निकाल के लेकर आया हूँ आपके सामने। अब परावर्तन कोण क्या होता है? क्या परावर्तन कोण की परिभाषा लिखी है? नहीं लिखी है वहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ। परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, ये तो पता चल गया। अब बात आती है यहाँ पर कि समतल दर्पण। आज हम पढ़ाएंगे समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में कुछ नहीं पूछा जाता, समतल दर्पण में से पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जब बनता है तो क्या क्या यहाँ से पॉइंट मिलता है, आइए समझते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। एकदम से याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से ये सब चीज़ जो है आपके लिए, इसमें जितना चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपको क्वेश्चन एकदम हूबहू मिल सकता है, ध्यान रखना। मतलब डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर से, ध्यान रखना। ठीक है, पूछ लिया जाएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है या इमेजिनरी होता है या रियल होता है, कैसे पूछा जाएगा आपसे। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्या जो बताया जा रहा है इसको एक बार नोट कर लेना। नंबर 2, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो आपको ऐसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि प्रतिबिंब का साइज जैसे बहुविकल्पीय रूप में पूछ लिया जाएगा कि वस्तु के बराबर, वस्तु छोटा, वस्तु से बड़ा, ऐसे 4 प्रकार से पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखना, प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के साइज के बराबर। समतल दर्पण जानते हो क्या होता है? समतल दर्पण जो हमारे घर में अलमारी होती है, हम लोग जाते हैं जैसे नाई की दुकान पर, तो वहाँ पर भी देखो जो शीशा बड़ा सा लगा रहता है, सब समतल दर्पण, जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, सब समतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी अलमारी के सामने हम जितने बड़े रहते हैं उतने ही बड़े हम दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो वस्तु है, हम वस्तु रहते हैं अलमारी के सामने, और उधर जो हमारी इमेज बनती है, ठीक है, वो प्रतिबिंब होता है। फिर कह रहे हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। ऐसा आप कैसे देखेंगे? आप अलमारी के सामने खड़े होइए, आप पीछे आएंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा, आप आगे आएंगे यानी अलमारी के पास आएंगे तो प्रतिबिंब भी अलमारी के आगे आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये अलमारी है, अगर आप, ठीक है, अगर आप 5 फुट के हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 5 फुट का बनेगा। ठीक, और यदि आप अलमारी से 1 मीटर की दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पर बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, कह रहे हैं प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित होने का मतलब आपका दाहिना कंधा उसमें बायां कंधा के समान दिखाई देगा। ठीक है, यानी आपका राइट साइड वहाँ पर लेफ्ट साइड हो जाएगा और आपका लेफ्ट प्रतिबिंब में राइट हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। ठीक है, तो ये खत्म हुआ समतल दर्पण। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। ठीक, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, अभी बताएंगे हम गोलीय दर्पण को दिखाएंगे। ठीक, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण ऐसे बनता है। ठीक है, अगर पालिश पीछे की जाती है और चिकना तल अंदर की ओर रहता है तो ये अवतल दर्पण रहता है। अगर पालिश अंदर में, ध्यान रखना, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, अंदर में पालिश की जाएगी और चिकना इसकी पीठ पे रहेगा, पृष्ठ पे रहेगा,
तो ये उत्तल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये अवतल है और ये उत्तल है। ठीक, आइए समझते हैं अवतल और उत्तल को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, परावर्तक, ये ध्यान रखना, इस चीज को आप पकड़ना, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर। ये देखिए, ये अवतल दर्पण है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर मतलब ये गोला हमने किया है, तो ये परावर्तक पृष्ठ ये है इधर वाला अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर परावर्तक के पीछे जो ये हमने लाइन खींची है, इसका मतलब ये इधर रफ है, चिकना नहीं है इधर। ठीक, इधर पॉलिश किया गया है और अंदर की ओर चिकना है। जिधर चिकना होता है उसी से उधर ही से ये मतलब परावर्तित होती है किरण। ठीक है, केंद्र की ओर होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, देखो ये देखो, ये इसका देखो परावर्तक पृष्ठ, ये देखो ये पीछे है इसके, ये यहाँ से किरण आएगी तो परावर्तित हो जाएगी, तो अंदर इसके पॉलिश है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, अंदर देखो ये कोई लाइन हमने ड्रॉ की है नहीं ना, पीछे इसके पॉलिश है, लेकिन इसमें देखो अंदर पॉलिश है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ये जब हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे वहां पर बहुत काम आता है। ठीक, देखो ये दोनों में सेम ही होता है, ये ध्रुव, वक्रता, केंद्र, मुख्य अक्ष, बस किसी में लेफ्ट तो किसी में राइट, ध्यान रखना। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। इस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसको हम C से डिनोट करते हैं, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वक्रता जो केंद्र होता है, ये पूरा जो ये अवतल दर्पण है ये गोले के समान था। मान लीजिए कोई गोला था, ये ऐसे 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 ये कोई गोला था। ठीक है, और इसको काट लिया गया है, काट लिया गया है, तो अब ये दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। ठीक, तो जब गोले को काटा गया तो इसका ये सेंटर, ये इसका सेंटर है, इसी सेंटर को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर यानी से केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, रेडियस त्रिज्या आपको पता है कि गोले में त्रिज्या होती है, केंद्र से बाहरी पृष्ठ पर मिलाने वाली रेखा की त्रिज्या, सेम उसमें भी यहाँ पर त्रिज्या, लेकिन इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक, और ये जो लाइन होती है मेन, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी ये ध्रुव होगा, और यहाँ पर देखो वक्रता केंद्र जो होगा लेफ्ट साइड होगा, लेकिन यहाँ पर वक्रता केंद्र राइट साइड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये भी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष दोनों में सेम ही होता है क्योंकि वो दोनों सेंटर से होके जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। तो आइए समझते हैं कि हम ध्रुव क्या होता है। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ है और इसके केंद्र को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ध्रुव समझ लिए, मुख्य फोकस क्या होता है आइए समझते हैं। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव के बीच में एक बिंदु और होता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ऐसे इसी तरह यहाँ पर भी एक फोकस, इसे स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं मुख्य फोकस। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये सभी जो किरणें हैं वो आपतित किरणें हैं। ठीक है, ये आपतित किरणें हैं, ये भी आपतित किरणें हैं। ठीक, आपतित किरणें परावर्तित होकर, देखो ये आपतित किरणें यहाँ पर टकराई, फिर उसके बाद ये कि परावर्तित हो गई जिस बिंदु पर मिल नहीं है, अपरावर्तित होकर ये देखो ये वाली किरण आई है इसे, और परावर्तित होकर यहाँ से मिलकर गई, ये वाली बिंदु किरण आई और ऐसे यहाँ से टकरा कर गई, इधर से भी ऐसे आएंगी किरण और टकरा कर देखो यहाँ से सब कट करके जा रही हैं, इस बिंदु से होकर जा रही हैं, तो इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी परावर्तित होकर किरणें
जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। सेम इसी प्रकार उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस होता है। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। देखो ये सभी किरणें हैं, यहाँ से परावर्तित हो गई, परावर्तित होकर से चली गई, इधर तो कोई किरण नहीं आई, पीछे की ओर ही परावर्तित हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किरणें जो हैं वो यहाँ से होकर जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जो ये किरण ये गई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से होकर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से होकर लौट रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस उत्तल दर्पण का। जब ये परावर्तित किरणें ऐसे कोई किरण आएगी, ठीक है, और यहाँ से परावर्तित होकर चली जाएगी, उसको पीछे की ओर ऐसे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे पीछे की ओर ऐसे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये सब मिलती हैं उसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस राइट साइड होगा और उत्तल का लेफ्ट साइड होगा। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस आप समझ लीजिए यही है और ध्रुव ये है, तो इसके बीच की दूरी, ये दूरी, ठीक है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। और फोकस दूरी इसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी F कहते हैं। ध्यान है, ऐसे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, यहाँ पर आप जानते हो वक्रता केंद्र और यहाँ पर होता है F, तो यहाँ से और इस P के बीच की दूरी को, इस दूरी को फोकस दूरी और इस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान रखना। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, दर्पण का द्वारक, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण मान लीजिए, और ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये दर्पण है, ये है M, इसको मान लेते हैं N। तो M से N के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। मान लीजिए ये द्वार है, हमारे घर का द्वार, और जो किरण आएंगी वो इसी द्वार के अंदर आएंगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक। ठीक, M और N के बीच की दूरी को द्वारक, यानी गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सेंटर रहता है, ये वक्रता दर्पण, ठीक है, ये बड़ा ऐसे इतना बड़ा रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ठीक है, वो MN रहता है। ठीक है, ये सेंटर से हो क्या आएगा, तो उसी दूरी को, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया कि अगर आप इसे समझे रहेंगे तभी आप प्रतिबिंब को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो आप फिर से एक बार वीडियो देखना, मैं आशा करता हूँ सही से समझ जाएंगे, और एक बार आप फिर किताब को पढ़ना। ठीक है, किताब में इतना अच्छा डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, तो इसे एक बार सभी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए अपनी बुक में, कॉपी में, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो चलते मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर